नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जनरल स्टडी विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत हमने 3 पार्ट देखे थे। अपने इस वीडियो के चौथे पार्ट में हम देखेंगे बल आघूर्ण और मोमेंटम से संबंधित कुछ तथ्य और कॉन्सेप्ट। बल आघूर्ण अर्थात मोमेंटम ऑफ फोर्स कहते किसे हैं? तो किसी अक्ष के परितः अर्थात उसके चारों ओर लगने वाला बल ही बल आघूर्ण है। इसे घूर्णी बल भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में बचपन में एक डंडे के माध्यम से एक पहिए में कील ठोक कर हम गड़ारी या गाड़ी का उपयोग करते थे और अपना मनोरंजन करते थे। इसी कील के चारों ओर यह जो बल लगता है, इसी बल के कारण पहिया घूमता रहता है। यही बल आघूर्ण है और इस पर बल लगने के कारण जो पहिया घूमता है, उसी प्रभाव को हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब हम बल आघूर्ण की गणितीय परिभाषा देखेंगे, जो थोड़ी सी कठिन हो सकती है समझने में। आरोपित बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल आघूर्ण कहा जाता है। अर्थात गड़ारी वाले उदाहरण में इसे निम्न तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए यह गड़ारी है, इसमें यही अक्ष है, तो इस अक्ष पर घूर्णन अक्ष से यह लंबवत दूरी और इस पर लगने वाला बल, यही बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण को अंग्रेजी में टॉर्क कहते हैं, इसीलिए इसे टी से डिनोट करते हैं। एफ बल है और आर जो है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है। यदि बल आघूर्ण का घुमाव एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बल आघूर्ण धनात्मक होगा। इसके विपरीत यदि बल आघूर्ण क्लॉकवाइज होगा तो वह ऋणात्मक होगा। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपरोक्त सूत्र के आधार पर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है उसे मीटर से डिनोट करते हैं। इसी कारण बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण किस नियम पर कार्य करता है, इसे ध्यान रखेंगे। यह पेंच के नियम पर कार्य करता है, वह भी दाएं हाथ का पेंच का नियम। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपित बल की अक्ष से लंबवत दूरी जितनी अधिक होगी, बल आघूर्ण का मान भी उतना ही अधिक होगा। और यदि लंबवत दूरी कम है तो बल आघूर्ण भी कम होगा। यहाँ एक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि हमने एक भार को उठाया। इस डंडे की दूरी जितनी अधिक होगी, उतनी ही आसानी से हम इस बोझ को उठा सकते हैं। यदि इस दूरी को कम कर दिया जाए तो इसे उठाना कठिन हो जाएगा। अपने दैनिक जीवन में अक्सर हम बल आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने के दौरान हम कभी यह ध्यान नहीं देते कि साइंस का बल आघूर्ण का यह सिद्धांत लागू होता है। जैसे दरवाजे के कब्जे को दूर लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम बल लगाकर दरवाजे को बंद किया जा सके। इसी प्रकार
पेचकस के हत्थे को भी दूर लगाया जाता है, क्योंकि यदि कोई चीज़ हमें खोलनी है पेचकस के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में यदि पेचकस का हत्था करीब रहेगा तो हम ज़्यादा बल नहीं लगा पाएंगे और उसे खोलने में अधिक बल का उपयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार कुम्हार का जो चाक होता है उससे जो छेद होता है डंडे की दूरी अधिक होती है, जिसके कारण वह आसानी से चाक को चला सकता है। इसी प्रकार आटा चक्की में भी बल आघूर्ण का नियम लागू होता है। बल युग्म या कपल किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समांतर बल को हम बल युग्म कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे नल, दवात, चाबी वाली घड़ी, स्टीयरिंग और मथानी। इन सभी उदाहरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि वस्तु पर बल दोनों तरफ से लगता है और तब जाकर के इसे हम बल युग्म कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि किस प्रकार हम मथानी का उपयोग, स्टीयरिंग का उपयोग अपने दोनों तरफ करते हैं। यह बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल होते हैं, इसी कारण इनको बल युग्म कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि सरल मशीन या सिंपल मशीन क्या है। सिंपल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर स्थित भार को उठाया जाता है। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जेट इत्यादि। सरल मशीन के बाद हम देखते हैं कि उत्तोलक अर्थात लीवर किसे कहते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है कि कोई सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, जैसे कोई चिमटा, सरौता, कैंची आदि, यही उत्तोलक कहलाता है। उत्तोलक में तीन बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यही उत्तोलक टॉपिक के जान है। इन्हीं को समझ लेने से उत्तोलक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। जैसे पहला है आलंब, फाल्क्रम। दूसरा है आयास, एफर्ट। इसे शक्ति या पी से भी डिनोट करते हैं। और तीसरा है भार या लोड। आलंब जिसे हम सहारा या नींव भी कहते हैं, यह वह निश्चित बिंदु है जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूमती रहती है। इसे F से दर्शाते हैं। पुनः आयास या एफर्ट जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है उसी को हम एफर्ट, आयास कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा है उत्तोलक द्वारा जो भार या बोझ हम उठाते हैं उसी को भार कहते हैं, लोड कहते हैं। इसे L से हम प्रदर्शित करते हैं। उत्तोलक के तीन प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यह चित्र दर्शाया गया है। इसमें आलंब यानी F, आयास और भार के बीच में होता है।
स्मॉल ए की यह भुजा आयास भुजा और स्मॉल बी की यह भुजा भार भुजा कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित रूप से देखे जा सकते हैं। प्राथमिक उत्तोलक को समझने के लिए हम एक सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे EFL अर्थात फैलक्रम जो आलम्ब है वह आयास और लोड के बीच में स्थित है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है तराजू। किस प्रकार से यह तराजू का मध्य हिस्सा जहाँ फैलक्रम या आलम्ब टिका हुआ है, इसके एक तरफ ई आयास या जिसे पी भी दिखाते हैं स्थित है, वहीं दूसरी ओर भार स्थित है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं कैंची या पिलास तथा कील उखाड़ने वाला यंत्र। इसके अतिरिक्त सड़सी, शीश झूला, साइकिल ब्रेक, हैंड पंप इत्यादि भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम होता है। इसी प्रकार द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हम यह देखते हैं कि मध्य की स्थिति भार की हो जाती है, जिसे उपयुक्त चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नींबू निचोड़ने की मशीन होती है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन में किनारे की तरफ आलम्ब फाल्क्रम होता है, बीच में भार अर्थात यहाँ नींबू होता है और जो बल लगाया जाता है यानी आयास जिसे ई और पी दोनों से डिनोट करते हैं, एकदम किनारे पे होता है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण सरौता भी है जो सेम एग्जाम्पल पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कूड़ा गाड़ी भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। उत्तोलक के द्वितीय प्रकार में यांत्रिक लाभ की स्थिति एक से अधिक होती है। इसी प्रकार एक तीसरे प्रकार का भी हम उत्तोलक देखते हैं, जिसमें अब स्थिति फिर से परिवर्तित होती है। यहाँ बीच की स्थिति आयास की होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब हम किसी जिम में जाते हैं तो वहाँ पे एक वेट लिफ्ट करते हैं, तो जो वेट लिफ्ट करते हैं उसमें वेट यहाँ किनारे पे होता है और जो आयास होता है, जो पावर हम बल लगाते हैं, वो यहाँ होता है बीच में। और जो फैल्क्रम होता है यानी जिसके परितः यह बल लगाया जाता है, वह सबसे किनारे कोहनी की तरफ होता है। इसी प्रकार खेत जोतने वाले हल को भी हम समझ सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ फैल्क्रम एफ आलम्ब होता है और एकदम नीचे की तरफ भार होता है और मध्य में आयास या एफर्ट होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बल आघूर्ण और उत्तोलक के टॉपिक को सफलतापूर्वक समाप्त किया जाना आवश्यक है। हम इसे ठीक से देखे हैं। भौतिकी के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे समझना और कंठस्थ करना आवश्यक है।
इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर आगे मिलेंगे एक अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।